तो पहले हमारे पास आता है, उसका पैकेजिंग कैसा है वो क्रेडिट एनालिस्ट वगैरह के ऑप्शन में आपको थोड़ा बहुत इंटर्नशिप करने को मिल जाता है अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हो तो। फिर उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी क्रैक करना। तो आप जब मास्टर्स का पढ़ाई कर रहे हो तब अगर आप यूपीएससी का ट्रेनिंग चालू कर दो, थोड़ा बहुत पढ़ना, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मास्टर्स इम्पोर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करना है सबसे बेस्ट, अगर गवर्नमेंट जॉब करूँ तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, जो सिर्फ लाइक 40 लोग एवरी ईयर सिलेक्ट होते हैं जो पूरा बजट बनाते हैं। तो अगर आपको वो 40 लोग में पहुँचना है तो आपको उसका तैयारी आपके ग्रेजुएशन के टाइम से ही चालू करना पड़ेगा। अभी तक किसी को कोई डाउट? फिर बाद में दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आपके इंटरनेशनल एजेंसी, जैसे सबको यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता है, तो यूनाइटेड नेशंस पता है पाटिल को पूछ जरा, पाटिल से बात कर। और उनको भी तो इधर PSC ग्रुप है ना, वो अपना CA है ना, PSCA ग्रुप है ना, पॉलीप्रिंट पी। हाँ मेरा, हाँ उसको ग्रुप में डाल, उनको ज़रा पूछ ले कि आप लोग चेक करके मैं बताओ, उधर बात कर ले हामिद से। अच्छा हाँ, SP का MA वाला करता है, MA शाह वाला। तो उधर पीनल भाई से मैं पीनल भाई का नंबर देता हूँ, उनसे ज़रा बात कर, उधर के अकाउंटेंट से कुछ वो लोग निकाल सकते हो तो बात कर, वो लोग निकालेंगे, ठीक है। नहीं बट मेरे को क्या है ना, कैसा है ना, उधर से इंडिगो से फ़ोन आया सुबह को, वो बोल रहे कि SP एंटरप्राइजेज ही है। अच्छा SP वो बोल रहा है SP एंटरप्राइजेज ही है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं हो सकता, अपन ने बिल किया रहेगा, वो अपन ने लिया नहीं रहेगा बराबर से। हाँ हाँ, तो उसने पेमेंट किया है एक्स्ट्रा, तो वो फिर वो पीनल भाई को करता रहेगा, अपने को आ गया रहेगा। फिर वो ज़रा वो भी जो अमाउंट एक्स्ट्रा तेरे को आ रहा है ना, वो पीनल भाई को बोल कि ये कुछ आया है तो वो भी सुलट जाए। पीनल भाई से डायरेक्ट बात कर, है नंबर तेरे पास कि भेजो, भेजता हूँ तेरे को। फिर अगर आपको स्क्रीन ऐड देखा है, स्क्रीन के आगे जहाँ पे वो डार्क पेंट में किसी में मार डालता है, वो भी हम लोग ने रिसर्च किया था। फिर आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं मार्केट, उसका टेस्ट रिव्यू, उसका टेस्ट कैसा है, लोगों को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, वो सब भी हम
ये तीन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना पड़ता है। तो ये अपने एक प्रोडक्ट का 5 स्टेजेस का लाइफ साइकिल होता है। एक होता है प्री लॉन्च, जहाँ पे कंपनी हमारे पास आती है और बोलती है कि हमें ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसमें हम लोग मार्केट में कैसे जाए, तो ये अपना प्री लॉन्च स्टेज पे आ जाता है। अभी तक सबको क्लियर है? हाँ, किसी को कोई डाउट? फिर उसके बाद आता है पोस्ट लॉन्च। एक बार वो प्रोडक्ट बन गया, मान लो पार्ले जी का एक बिस्किट आ गया, वो मार्केट में आ गया, तो उसका अभी मार्केट में उसको कैसे पोजीशन करें, अभी वो मार्केट में चल रहा है नहीं चल रहा है, लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, वो ये स्टेज होता है, जो आपका सेकेंड स्टेज होता है। फिर आता है आपका मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे आप ग्रोथ स्टेज सॉरी, जहाँ पे आप कैसे आपका सेल्स बढ़ रहा है और कैसे आप उसको और ऑप्टिमाइज कर सको और आप मार्केट में पहुंच सको, वो आपको ये स्टेज में पता चलता है। ये 3 स्टेज में किसी को कोई डाउट नहीं? सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? फिर उसके बाद आता है आपका मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट टॉप पे पहुंच जाता है, बाकी सब कंपटीशन से भी बेटर है आपका प्रोडक्ट। कि अगर बाकी सब कंपटीशन वाले प्रोडक्ट है 2 बिस्किट बेच रहे दिन का, आपका 5 बिस्किट बिक रहा है, तो आपका प्रोडक्ट एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाता है मार्केट में। तभी ये पॉइंट पे कंपनीज के पास क्वेश्चन होता है कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं या कोई नया वेरिएंट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो मोनाको बिस्किट सबको पता है, पहले वो सिर्फ सॉल्टी मोनाको आता था, फिर बीच में हम लोग ने चीज़ वाला चालू किया था, करेक्ट? पिज्ज़ा फ्लेवर का आता था चीज़ वाला। तो जब मोनाको ये लेवल पे पहुंच गया था, तब कंपनी ने डिसाइड किया था कि पिज़्ज़ा फ्लेवर का और चीज़ वाला लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन, जहाँ पे जैसे कि आपका प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, नीचे अभी क्यों जा रहा है वो रीज़न फाइंड आउट करने के लिए कंपनी हमारे पास आते हैं। ये 5 स्टेजेस क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी ये बात कोई इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल है? जैसे मैंने मोनाको का बोला, पार्ले जी का बोला, 2-3 एड्स का बोला। मतलब आपको ये क्लैरिटी तो आ गई ना कि रिसर्च कहाँ कहाँ यूज़ में आ जाता है। जब कोई कंपनी एक रिसर्च कंपनी के पास जाता है उससे बात करने, उससे समझने के लिए कि कहाँ से क्यों उनका प्रोडक्ट फेल हो रहा है, क्यों उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रहा है और क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो जनरली रिसर्च कंपनीज करती है। रिसर्च कंपनीज ये सब कैसे करती है, कैसे डेटा निकालती है? जैसे हम लोग वो वाले 2 टाइप के रिसर्च होते हैं ना, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो होता है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके, जैसे मान लो कि मुझे अभी कोई प्रोडक्ट निकालना है जो स्कूल किड्स के लिए है, तभी मैं स्कूल किड्स के पास जाकर उनके साथ बातचीत करूँगा, उनके पास से वो प्रोडक्ट का फीडबैक लूँगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि मोनाको को अब पिज़्ज़ा फ्लेवर चालू करना है, तो वो लोग ये कंपनी के पास जाते हैं, वो उनको बोलते हैं कि भाई हमें पिज़्ज़ा फ्लेवर चालू करना है, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप हमें आपका रिसर्च करके हमें बताओ और हम आपको उसका पैसा देंगे। तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च में बता रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में मैं थोड़े लोगों का इंटरव्यू लूँगा, सैम्पल साइज का। ये आप लोग ने इकोनॉमी में पढ़ा रहेगा, इकोनॉमिक्स के चैप्टर में 11th-12th में आता है जनरली, तो उसी में क्वालिटेटिव रिसर्च एक हो गया। फिर क्वांटिटेटिव में क्या होगा? दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, जहाँ पे आप बहुत सारे नंबर्स के बाद सिर्फ छोटा सा 10-15 क्वेश्चन का एक आप क्वेश्चन फिल कराते हो, जो आपको काफ़ी आप लोग सब यूट्यूब यूज़ करते हो। यूट्यूब में पता है बीच में कोई बार ऐड आता है कि कौन से शैम्पू के बारे में आपने सुना है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक एग्जाम्पल। और ये YouTube खुद करता है ताकि वो उसके ब्रांड्स जो YouTube पे एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं उनको बता सके कि लोगों ने ऐसे आंसर्स दिए, जो ब्रांड्स को भी हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग के वक्त, डिजिटल मार्केटिंग के वक्त। ये अभी तक सबको क्लियर है?
अभी किसी को कोई एग्जांपल देना है? नहीं? पक्का? अभी देखो, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च का हम बात कर रहे थे, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है एक्सेल। एक्सेल आपका इसमें बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो एक्सेल में आपको बेसिक एक्सेल, जो आपके नॉर्मल फॉर्मूलाज हो गए या पिवट टेबल हो गया, ये सब आपको एक तो यूट्यूब पे काफ़ी अलग अलग कोर्सेज है जो मिल जाएंगे, वीडियोस है उससे आपको मिल जाएगा, या फिर अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पे फ्री कोर्सेज होता है, या फिर आप खुद से ही एक्सप्लोर करके सीख सकते हो। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि क्लाइंट हमें प्रॉब्लम बताता है, फिर हम प्रॉब्लम को कैसे आंसर करेंगे उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं जो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि कोई स्कूल स्टूडेंट्स का अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि कोई नया कंपास बॉक्स आ रहा है मार्केट में, तो उसके लिए हम लोग वो वाले स्कूल स्टूडेंट्स को मिलने के लिए क्वांटिटेटिव 10 से 15 क्वेश्चन का क्वेश्चनर लेके जाते हैं और उनके पास फिल कराते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? फिर जब ये हमारा हो जाता है, आंसर्स हमारे पास आ जाते हैं, फिर वो आंसर्स को हम लोग अलग अलग लेंस से एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया से, अगर मान लो कि 3 ऑप्शन है हमारे पास कंपास बॉक्स के, तो कोई पर्टिकुलर एरिया से एक ही कंपास बॉक्स का प्रेफरेंस आता है, तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि ये एरिया के लिए कंपास 1 लॉन्च करो। फिर या फिर अगर कोई डिज़ाइन सबको पसंद आ रही है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि ये एज ग्रुप के लिए आपको ये वाला डिज़ाइन लॉन्च करना पड़ेगा। क्लियर? ये हमारा एंड रिजल्ट होता है, जो क्लाइंट को बोलते हैं कि अभी आप हमारे पास आए, आपका प्रॉब्लम का आंसर ये है और ये इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका प्रोडक्ट आगे बिल्ड होगा। ऑल क्लियर अभी तक? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है, क्या होता है वो कोई मुझे बता पाएगा? मैंने अभी एक्सप्लेन किया। हेलो हेलो। हाँ, और उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं फिर उसके बाद फिर आता है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो दूसरा एक फॉर्म ऑफ रिसर्च है, जहाँ पे आपका क्वेश्चनर नहीं होता है, बट एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कौन से पॉइंट्स कवर करते हैं वो चीज़ लिखा होता है। जैसे कि अभी वो कंपास बॉक्स का कलर कैसा है, कलर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फिर ऊपर डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, कंपास बॉक्स के साथ अगर कोई चीज़ फ्री देनी है नहीं देनी है, वो सब डिटेल में बातचीत होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सबसे ज़्यादा बात कर सकते हो, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट लाइन है क्वालिटेटिव रिसर्च। मतलब ये रिसर्च के एस्पेक्ट पे जो अलग अलग टाइप के करियर प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशंस नहीं सब प्रोफेशंस, जैसे कि यू साइड के डिजिटल मार्केटिंग में हमने कैसे देखा कि एसईओ का एक एक्सपर्ट होता है, पेपर क्लिक का एक एक्सपर्ट होता है, सोशल मीडिया मैनेजर होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, वीडियो एडिटर होता है, एक ग्राफिक डिज़ाइन, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर, एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अंदर। वैसे एक रिसर्च कंपनी के अंदर कौन से टाइप के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बिकॉज यू सेड कि क्वालिटेटिव रिसर्च करने वाला एक बंदा स्पेशलिस्ट होता है, वैसे और कौन से अलग अलग टाइप के अपॉर्चुनिटी? एक होता है आपका रिसर्च है, जो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में से एक हो सकता है। फिर दूसरा आता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो आपका बेसिक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो फिर तीसरा कोऑर्डिनेशन मतलब बिटवीन द रिसर्चर एंड द कंपनी, द क्लाइंट एंड द क्लाइंट। सो
एक मिनट, मैं पहले सिर्फ डिपार्टमेंट बोलता हूँ, फिर सबका काम क्या है वो बोलता हूँ। तो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट एक हो गया, फिर आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एक हो गया, फिर आपका एक होता है फील्ड पार्टनर्स का एक डिपार्टमेंट होता है। ये 3 मेन डिपार्टमेंट होता है। अभी रिसर्चर का काम क्या है? डेटा एनालाइज करना, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्वेश्चनर बनाना, रिपोर्ट लिखना, ये सब काम रिसर्चर का आता है। फिर आता है आपका ऑपरेशंस वाला। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि आपका रिसर्चर और फील्ड पार्टनर के बीच का एक गैप फिल करना, कि अगर जैसे मेरा कोई रिक्वायरमेंट है वो मैं ऑपरेशंस टीम को बोलूँगा, वो फिर आगे जाके फील्ड से बात करेगा और मुझे बताएगा कि ये काम पॉसिबल है कि नहीं। फिर बाद में जाता है आपका फील्ड पार्टनर, कि जैसे बहुत सारे एजेंसीज का क्या होता है, पैन इंडिया अलग अलग फील्ड पार्टनर होते हैं, कि जैसे अगर मुझे लखनऊ में कुछ काम कराना है तो वहाँ पे दूसरा वेंडर है मेरा, जो मुझे ये वाले रिस्पॉन्डेंट ला के देगा। जो स्कूल स्टूडेंट्स का मैं बात कर रहा था, वो लखनऊ वाला एक एजेंसी मुझे ला के देता है। तो ये फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल होंगी, बिकॉज फील्ड वर्क हो रहा है, तो फील्ड वर्क में भी काम तो जब कोई बड़ा कंपनी उसको देगा थ्रू पाइपलाइन, तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी रहेंगी रिसर्च की लाइन में। यस, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी में है कि आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। जो वो बेसिक काम है कि जो रिस्पॉन्डेंट ला के देगा, रिस्पॉन्डेंट मतलब जो स्कूल स्टूडेंट का मैं बात कर रहा था, वो उनके ला के देता है। या फिर आप इंटरव्यूअर भी बन सकते हो, जहाँ पे जो क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन का, वो आप लोगों को पूछ सकते हो। ये फ्रीलांसिंग कौन से टाइप को लोगों को पसंद आएगा? जिनको ज़्यादा गॉसिप करने में इंटरेस्ट हो प्रॉब्ली, नहीं, जो ज़्यादा क्लास में बातचीत करते हो उनको ज़्यादा पसंद आएगा ना ये टाइप का काम, जहाँ पे उनको हर एक पर्सन का इंटरव्यू लेना रहेगा, फिल करना होगा। जिसको जो ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छे से रह पाए और कोई भी कंडीशन में कामकाज कर सके, वैसे लोग अगर रहे तो आप ये फ्रीलांसिंग वाला जॉब ले सकते हो। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई है यहाँ पे जो अपने मोहल्ले में गॉसिप क्वीन हो या गॉसिप किंग हो, जो सब चीज़ों का खबर रखता है हर किसी का, उसके लिए ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, उनको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इन दोनों में से एक है। लड़कों में भी काफ़ी लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ पे लड़के भी बहुत गॉसिप करते हैं एक दूसरे के बारे में। सेकेंड क्लास की थर्ड क्लास? तो जिनको भी गॉसिप करना ज़्यादा पसंद हो, बातचीत करना ज़्यादा पसंद हो, तो वो लोग के लिए भी काम रहता है और वो लोग को भी अच्छे सैलरी पैकेज मिलते हैं। इसमें सैलरी पैकेज जनरली क्या होता है? जो फ्रीलांसिंग का रहता है उसमें पर इंटरव्यू आपको पैसा मिलता है। तो वो प्रोजेक्ट कितना डिफिकल्ट है उसके ऊपर है। आपका स्टार्टिंग हो सकता है 100 रुपीज़ पर इंटरव्यू से लेके मान लो 1200 पर इंटरव्यू तक आपका वो रेंज रहता है, डिपेंडिंग प्रोजेक्ट कितना डिफिकल्ट है। मतलब जिनका पैशन ही बात करना हो और जिनका पैशन ही गॉसिप करना हो, वो तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको पैसे मिलेंगे 100 रुपीज़, तो आप भी अगर किसी को जानते हो या आप खुद ही वैसे टाइप के बंदे हो या आपके उसमें खुद में ही क्वालिटी है, तो आप लोग ऐसे टाइप के फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ले सकते हो। ठीक है, घर ड्यूरिंग समर्स, ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स के जैसे भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, इंटर्नशिप्स के लिए भी आ सकते हैं। एंड अगर आपको एक्सेल वगैरह आता है तो आप रिसर्च में भी इंटर्नशिप कर सकते हो। किसी को कोई डाउट अभी तक? एक्सेल में कौन से टाइप के फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें पिवट और आपके बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं, एवरेज कैसे निकालना है, सम कैसे निकालना है, और पिवट टेबल ज़्यादा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वो सब एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग कोई बार एनालिसिस के टाइम पे लगता है, Okay. बट वो रेगुलरली नहीं लगता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अगर इंटरमीडिएट लेवल करोगे एक्सेल का तो उसी में आ जाता है एज अ फीचर। और ये सबके यूट्यूब पे कोर्सेज है, तो अगर आप वहाँ से भी बेसिक नॉलेज लेके फिर अपने आप ही आप एक्सेल में खेलना चालू कर दोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैंने अभी तक सिर्फ पिवट टेबल सीखा है मेरे सीनियर से, बाकी पूरा एक्सेल मैंने अपने आप से ही सीखा है, कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियो देख के या फिर और फिर एक्सेल के साथ साथ ही खेलना है।
આમ તું આગળ જા, આમાં એ લોકોને નહીં બાઉન્સર હશે તે કહી દીધું ને ઓલું ચોવટ કરવાનું એ લોકો માટે એટલું બસ છે. हाँ आके आना तो ये देखो, जैसे कि जो मैं आपको बोला था, जो इंटरव्यू होता है, जो डिस्कशन होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वहाँ पे डिस्कशन होने के बाद आपको ऐसे पूरा आंसर मिलता है. पूरा डिस्कशन का एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनता है, फिर उसको हम लोग पढ़ के फिर एनालिसिस करते हैं. जो डिस्कशन होता है वो हम लोग पूरा रिकॉर्ड करते हैं, जो 2.5-2 घंटे का होता है. फिर उसके बाद उसका वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनता है. आप अगर आप सुन के लिख भी सकते हो तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. और इसमें हम लोग पर मिनट अगर हम लोग कुछ 20-22 रुपये देते हैं, और अगर 2 घंटे का इंटरव्यू है तो 120 into 22. यहाँ पे काफ़ी लोगों को टाइपिंग करना बहुत पसंद है. वो लोग जब आते हैं हमारे सेंटर पे क्लास पे सीधा टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, और जो कंटिन्यूसली आधा घंटा तक टाइपिंग करते रहते हैं, 1 घंटे तक टाइपिंग करते हैं. तो आपके वहाँ पे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो जहाँ पे उनको इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट लिखना हो या टाइप करना हो, सो दे विल ऑल बी वेरी मच इंटरेस्टेड. हाँ, दीज आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो. तो टाइपिंग जिसे बहुत पसंद है, टाइपिंग गेम आप बंद कर सकते हो और आप ये अपॉर्चुनिटीज़ भी उठा सकते हो रिसर्च कंपनी से, और उसमें पैसे भी कमा पाओगे. टाइपिंग सबको पसंद है, किसी को पसंद ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं है. सबको टाइपिंग बहुत पसंद है क्योंकि वो लोग गेम के तरीके से खेलते हैं. अब एक बार आप लोग असाइनमेंट दोगे ना, तब हमें क्लैरिटी आएगा कि उनको कितना टाइपिंग में रुचि है या पैशन है. तो आप लोग भी कोई भी आपके पास भी या आपकी कंपनी के पास भी कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हो तो प्लीज़ शेयर इट विद आवर स्टूडेंट्स. दे विल बी वेरी कीन एंड पैशनेट टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट. और उसमें क्या रेंज रहता है सैलरी का? उसमें पर मिनट होता है, सो इट इज 22 to 25 के बीच में आता है. 22 to 25 रुपीज़ ना, रुपीज़. हाँ. तो आप समझ लो टाइपिंग में अगर आप इतना इम्पोर्टेंस दोगे और इतना आप लोग फोकस करोगे टाइपिंग पे, तो आपको 1 आवर का 25 रुपीज़ to 30 रुपीज़ मिलेगा. 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट का 25 to 30 रुपीज़ मिलेगा. एंड तो अगर एक रिकॉर्डिंग है जो 2 घंटे का है, तो ऑन एन एवरेज एक दिन में एक इंसान 2 रिकॉर्डिंग पूरा टाइप कर सकता है. तो मतलब आपका काउंट कर लो 25 into 120 कितना होता है. कैलकुलेट कर लो. एंड वैसा आपका 2 प्रोजेक्ट, तो एक दिन में आप इतना पैसा ले सकते हो. 25 into 120 ना, 3000. 3000 into 2, एक दिन में 2. एक दिन में 2, अगर 2 कर पाए तो. मुझे तो एक में ही लग रहा है हो जाएगा डांडा गुली, तो एक ही हो जाएगा वही बहुत है. बट 3000 into 2 तो 6000 रुपीज़ आप कमा सकते हो ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में पर डे. और आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी आके सिर्फ टाइपिंग करना है और विजय सर के सारे प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, आप उठा सकते हो और हम लोग आपसे रेंट ले लेंगे. सर फिर आता है क्वांटिटेटिव का जो रिजल्ट होता है वो ऐसा दिखता है कि पूरे एक्सेल में आपको आता है ऐसे जो भी रिजल्ट्स है, जो भी इंटरव्यू है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है. हेलो, हाँ आप बिल्डिंग में आए हो. मैंने बोला है ना आपके टीम को भी कि हम लोग को फायर ट्रेनिंग कराना है बिल्डिंग में. कितनी बार बोला है, फिर भी आप लोग फिर आ जाते हो, बोलते हो कि हम लोग आ जाएंगे, बट ट्रेनिंग कभी होगा? नहीं, हम लोग को जितने भी हमारे वहाँ पे सिलेंडर्स है वो सब का एक साथ यूज़ करना है. आप तो रिफिल ही करने वाले हो, तो वही का उसका ही ट्रेनिंग कर लो ना संडे को. नहीं, उसमें क्या ये सब खाली भी हो जाएगा, सबका ट्रेनिंग भी हो जाएगा हर एक बाटली का, इसलिए मैं बोल रहा था. तो मैंने उनको वही बोला कि आप जो दिन ट्रेनिंग करने आ रहे हो उसी दिन आप उठा के लेके जाओ. मैं वैसा बोल रहा हूँ. अगर आप कल ही आ रहे हो तो कल ही हमारे ही सारे जो सिलेंडर्स हैं सारे यूज़ करो. सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा यूज़ करने को भी, समझने को भी कैसे यूज़ कर रहे हैं. और फिर आप लेके जाओ खाली पूरा, और फिर वापस रिफिल करके लेके आओ. तो आपके टीम के साथ मेरी अगर बात हो सकती है तो बेटर है.
बराबर खाता है। तो वो एक चीज़ रहता है कि वो थोड़ा जो काफ़ी बार स्पेलिंग मिस्टेक भी काफ़ी होता है। तो वो सब तो उसके लिए क्या करना चाहिए क्या वो पर्सनली नोट करते हैं, साथ साथ में आप जो डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो गया, मान लो कि ये पूरा इंटरव्यू आपने टाइप कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ो कि कहाँ जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, और फिर गूगल करो कि मान लो मैकडॉनल्ड्स में अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दिया मैकडॉनल्ड्स से, तो आप गूगल से मैकडॉनल्ड्स का स्पेलिंग लिख के आप ट्रेस करो। अब यहाँ पर लगा पर आवर कुछ राइट, तो अगर एक कंटेंट दिया है हमको लिखने के लिए और उसमें अगर जो भी कोई कर रहा है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके स्पेलिंग ग्रामर सब कुछ करने के बाद ये कंटेंट तैयार कर रहा है जो राइटर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। राइट, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी कम होगी। कमी है, हाँ वही। कमी है। बट आप जैसे ये स्टार्ट करोगे तो तब आपको थोड़ा डिफिकल्ट, तब आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट जाएगा, फिर बाद में आप अच्छे से कर पाते हो। जैसे अभी जो हम लोग जिसको ये प्रोजेक्ट देते हैं वो that online will take a toll on us. कि मतलब उसका एक घंटे में आधा इंटरव्यू हो जाता है। तो वो मतलब एक्सपीरियंस वो लोग ऑलमोस्ट 10 साल से वो लोग ये काम कर रहे हैं वैसा। हाँ, ये स्टडी के साथ कर सकते हो, बट फिर बाद में आपको एक बार से पहले पूछना है कि कब तक चाहिए। कि मान लो कि अगर आप स्टडी के साथ कर रहे हो तो आपका मान लो आधा दिन स्कूल में गया, फिर आप घर पे आके फिर अगर ये चीज़ करना चाहते हो तब पर डे उतना टाइम दे नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपको पहले डेडलाइंस भी जाननी रहेंगी। इसके लिए तो ये फ्रीलांसिंग में एज अ डेडलाइन आपको पहले चीज़ समझनी होगी कि कब तक चाहिए। वो बैच में किसी को और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? 18 एंड अबाउ ही होगा कि बिलो 18 भी स्टूडेंट्स ये ऐसे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं? देख आइडियली 18 एंड अबाउ लीगली, हाँ हाँ। बट जिनको थोड़ा इलीगली काम करना हो 16 से ही, 16-17 से, तो वो लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये मतलब इसमें हमें आप बैठ के पूछ सकते हो। नहीं पूछे कि इसमें हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोसीजर क्या है, मतलब पहले क्या करना है, देन किसी कंपनी में जाने के लिए करने के लिए हाउ टू कनेक्ट विथ सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो there are multiple agencies who do this work. जिसका ब्रेड एंड बटर ही है ऑडियो शूट के टाइप करना। तो आपको चाहिए तो मुंबई में 2-3 जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स हुए थे उनके साथ मैं नंबर शेयर कर यस वो सारे कंपनीज के अगर हमें डिटेल्स मिल जाएंगे काफ़ी अच्छा होगा। एक रिसर्च एजेंसी आउटसोर्स करते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे। वो एक बार मैं उनको डिटेल प्रोसेस पूछ के फिर मैं बता सकता हूँ कि मुझे ऐसे प्रोसेस पता नहीं है। सब लोग बहुत टाइपिंग में इंटरेस्टेड है। हाँ कंप्यूटर बेस करेंगे किससे करेंगे? कंप्यूटर टाइपिंग कंप्यूटर पे ही होगा। वर्ड फाइल हम लोग 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे फुल डे का, फिर तू कितना टाइपिंग करेगा उसके ऊपर है फुल डे में। हाँ नहीं क्या और किसी को कुछ डाउट है? इससे कोई डाउट नहीं। बस सबका टाइपिंग का डाउट क्लियर हो गया। हाँ टाइपिंग के अलावा रिसर्च के ऊपर कोई डाउट? इसके बाद कुछ है और स्लाइड है, आनी बची लास्ट स्लाइड। टॉपिक दिया है उसको इंटरव्यू बना देते हैं, तो जो जितना बोला है जितना कंटेंट दिया है उतना उतना ही लिखना है। वो वही लिखना है, वही मैं बोल रहा हूँ। ये वाला जो रिकॉर्डिंग है, ये लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग है, ये लेक्चर में जो बात हुई सिर्फ वही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। वो अगर आप ये ट्रांसक्राइबर के रोल के लिए अगर आप कर रहे हो, करेक्ट, बट अगर आप उसको ट्रांसक्रिप्टर या ट्रांसक्राइब्टर ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, जो वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया था उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, और जो करते हैं उसको ट्रांसक्राइबर बोलते हैं। तो अगर आप ट्रांसक्राइबर के रोल के लिए जा रहे हो तो आपको एज इट इज जो भी रिकॉर्डिंग में वो भी एज इट इज लिखना है। बट अगर आप रिसर्च रोल के लिए जाते हो तो फिर आपको जो
have to ask people, is it for it? Correct. With respect to careers, can you go to that slide? Can you go to the slide where he mentioned कि BA in economics करने के बाद क्या क्या opportunities खुल जाते हैं? BA in economics के लिए basic percentage कितना होता है? To get started with the graduation degree. Cut off क्या होगा? 12th में मुझे 79 आया था और फिर मुझे एडमिशन मिला रोज मैं सेम कॉलेज में आगे जा रहा था। बाय द वे मैंने पहले भी बताया था, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे ही बैचमेट है एंड वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर था हमारे साल में। तो मिठीबाई कॉलेज में साइंस आर्ट्स कॉमर्स है। हर एक डिवीज़न में, जूनियर कॉलेज में अगर बात करें तो हर एक डिवीज़न में 120-130 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। 9 डिवीजन्स थे कॉमर्स में और 9 डिवीजन्स थे साइंस में और 4 डिवीजन्स थे आर्ट्स में। तो आप कैलकुलेट कर लो, ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स में से इसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। एंड नॉट जस्ट दैट, हर एक वॉचमैन, जो सर ने पहले बताया था ना नेटवर्किंग के बारे में, पूरी कॉलेज में प्रिंसिपल से लेके वाइस प्रिंसिपल, वॉचमैन हो, प्यून हो, हर एक आदमी विजय पारेख को जानता है। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरी का स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, कोई भी हो और कोई भी टीचर हो, वो सब विजय पारेख को जानते थे, इसलिए उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। स्टूडेंट काउंसिल में ही वॉज द मेन पर्सन, करेक्ट, चेयरपर्सन ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। और तभी जाके तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन सकते हो। ऑलवेज डिसिप्लिन, हर टीचर के साथ बहुत अच्छा उसका रिलेशन है। तो आपको मिठीबाई में अगर एडमिशन भी चाहिए रहेगा तो चांसेस है कि इसके थ्रू मिल सके। पहले के प्रिंसिपल, आगे के प्रिंसिपल, अब वो एलुमनाई, मिठीबाई का एलुमनाई का भी एसोसिएशन है, वहाँ पे भी वो सबसे यंगेस्ट मेंबर है। कमेटी होती है एलुमनाई की, तो जहाँ पे 1950s से लेके 2000, जो 1950 के बैच में होंगे और जो 2007 या 2022 के बैच में होंगे मिठीबाई के, वो सभी उस कमेटी के टॉप मेंबर्स होंगे ना, उसमें सबसे यंगेस्ट विजय पारेख है। तो मिठीबाई में रहने के वक्त भी वो टॉपर थे और मिठीबाई एलुमनाई में भी वो यंगेस्ट एंड टॉपर जैसे ही कहलाएंगे, करेक्ट। So let's talk about future of an economics graduate. He has mentioned various streams that a person can get into if you have done a BA in economics. तो जिन्होंने BA in economics, करेक्ट, वो आप साइंस में भी हो, कॉमर्स में भी हो, फिर भी आप BA in economics कर सकते हो। हाँ, मतलब जिसमें आपने 11th-12th साइंस या कॉमर्स भी लिया हो, जैसे मैंने 11th-12th कॉमर्स किया था, फिर मैं आर्ट्स में शिफ्ट हुआ, तो मुझे इकोनॉमिक्स में आगे मास्टर्स करना था। तो आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप BA में जा सकते हो, BA इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हो। आइडियली या तो आर्ट्स से ही जाओ या फिर कॉमर्स से जाओ, साइंस से जाना। Why did you choose economy? You were doing commerce, आप कॉमर्स कर रहे थे, आपने इकोनॉमिक्स क्यों चूज किया और इकोनॉमिक्स कौन से टाइप के स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए? क्या स्किल सेट्स होनी चाहिए, क्या पैशन होना चाहिए? जो मैंने जो इसलिए चूज किया था बिकॉज मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने 9th स्टैंडर्ड से वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया था। एंड काफ़ी वोलेटाइल ये है, इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आप या तो आप ग्लोबल इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी रह सकते हो, या फिर आप डोमेस्टिक में भी रह सकते हो। जैसे डोमेस्टिक एज की जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह सेक्शन है उसमें भी
basic Excel if you know Excel and if you know, and even apply for internship. And for internship there are different portals like Internshala and Naukri.com, LinkedIn, all those things. So through that you can get in. And then after internship if your work looks good to them, then they would offer you. किसी को और questions? That was it. No questions. Let's take everyone. Let's take So, no questions. I was in the point direction doubt that गवर्नमेंट सैलरी वो तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, वो वहाँ पे पोर्टल पे आप जो भी डेजिग्नेशन पे आप ज्वाइन करते हो उस हिसाब से आपको मिल जाता है। पर वो गवर्नमेंट के लिए आपको अभी से साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी का पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होगा। यूपीएससी हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर हो गया तो दोनों चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट होगी। तो अगर अभी से उसका आदत लगा दोगे ना, फिर आप एक दो साल में आप प्रैक्टिस करके आप आगे जा सकते हो। Sorry, Vijay. Now, with respect to private jobs, if someone is a graduate in BA in economics, ठीक है, उसे जनरली सैलरी कहाँ से क्या रेंज से शुरुआत होती है उसकी, और कौन से टाइप की प्रोफाइल मिल सकती है एक रिसर्च कंपनी के अंदर? रिसर्च कंपनी में आपको जूनियर मोस्ट पोजीशन मिलेगा जो है रिसर्च एसोसिएट, उसका 28 to 30 के बीच में 28 to 30,000, और उसमें सैटरडेज वर्किंग होगा। यस सैटरडेज में 10 आवर्स वर्किंग है, 12 आवर्स वर्किंग है कि हाफ डे है सैटरडेज? ऑल सैटरडेज और ऑल्टरनेट सैटरडेज? लाइक इवन संडेज आर आल्सो वर्किंग एट टाइम्स। ये प्राइवेट सेक्टर, हाँ। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि बिकॉज अगर थोड़े प्रोजेक्ट्स में कैसा होता है जिसका मुझे इंटरव्यू लेना है वो अगर वीकेंड पे ही फ्री है तो मुझे वीकेंड पे उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। और फिर आपको उस हिसाब से कॉम्पनसेट हो जाता है, मतलब वीकडे के दिन, वीकडे को फिर ऑफ मिल जाए अगर आपने वीकेंड में काम कर लिया हो तो? स्टार्टिंग में मिल जाता है, पर फिर एक बार आप आगे बढ़ जाते हो, सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको हर दिन काम करना है, फिर नहीं मिलता है। तो इट स्टार्ट्स एज अ जूनियर एसोसिएट फॉर अ रिसर्चर, और रिसर्च के जॉब के लिए सिर्फ बीए इन इकोनॉमिक्स का ही डिग्री वर्क करेगा कि कोई और डिग्री भी के थ्रू भी मैं ये कंपनीज में ज्वाइन कर सकता हूँ? बीए डिग्री काफ़ी, बीए एंड इंजीनियरिंग ये दोनों चलता है। जैसे बीए इकोनॉमिक्स होगा, बीए साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी इन रिसर्च कंपनीज, ये कैसे काम में आता है? बिकॉज साइकोलॉजी इज ऑल्सो studying ह्यूमन बिहेवियर। human behavior and likewise in research also we understand human behavior, which is कि अगर उसने बोला कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो ये चीज़ क्यों पसंद है, उसका बैक स्टोरी क्या है, वो सब हम रिसर्च में पूछते हैं। सेम चीज़ सिमिलर लाइन्स में साइकोलॉजी भी काम करता है। तो बीए इकोनॉमिक्स या बीए साइकोलॉजी ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप क्वांटिटेटिव साइड पे जाना चाहते हो, ये क्वालिटेटिव साइड पे ही जा सकते हैं ना, इसमें फिर एक लेवल पे यू गेट रेस्ट्रिक्टेड। नो देयर इज नो कैन अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट हु इज नॉट गुड विथ मैथ्स, चलो कोई एक पर्सन है जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ जम नहीं रहा है, वो लोग कभी क्वांटिटेटिव में शिफ्ट हो पाएंगे कि नहीं? या अगर नंबर से डर लगता है तो फिर नहीं शिफ्ट हो पाएंगे, बट अगर नंबर्स दिखने में ठीक ठाक लगते हैं
ज़्यादातर क्वांटिटेटिव साइड पे जाता है, तो इंजीनियर्स का मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। ये मैथ्स जो होता है इसमें हाँ। इसमें ज़्यादा टफ होता है, मतलब डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, लोगैरिथम्स और वो सब होगा, कि बेसिक मैथ्स स्टैटिस्टिक्स टाइप होता है? स्टैटिस्टिक्स टाइप होता है। ओके, प्लस माइनस ही होगा ना? हाँ, मेजरली प्लस माइनस होगा, या फिर थोड़ा परसेंटेज निकालना और वो सब काम रहता है। से यू हैव टू आंसर एवरी नंबर, जैसे कि वो जो नंबर वाला जो स्लाइड था उसमें हर एक नंबर का एक एक आंसर रहता है कि ये नंबर कैसे आया। तो आपको वो लॉजिकली आपको हर एक चीज़ आपको आंसर रखनी है। वहाँ पे एंड में किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ डाउट है? और रिसर्च कंपनीज में अलग अलग, एक तो जूनियर लेवल पे रिसर्चर हो गया, उसके बाद हाउ डज द करियर पाथ और ट्रेजेक्टरी क्या होती है, और कैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है एवरी ईयर? एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 8 to 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब अगर 30,000 सैलरी है हाँ। तो 33,000 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक Yes. मैक्सिमम। एंड फिर उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका अलग अलग लेवल पर होता है। जैसे मेरे साथ एक जूनियर जो ज्वाइन हुआ था, उसका 2 साल में उसको 3 बार प्रमोशन मिला, बिकॉज उसका काम बहुत अच्छा है और वो हैंडल भी बहुत अच्छे से कर रहा है। एंड लाइकवाइज काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो स्टार्ट हुए थे उससे एक स्टेप ऊपर है या सिर्फ 2 स्टेप ऊपर है, इवन आफ्टर स्टेइंग है 3-4 ईयर। वो उसको इतने जल्दी में इतना प्रमोशन मिल गया और इन लोग को 2 साल के बाद भी प्रमोशन मिला। तो इट डिपेंड ऑन योर स्किल्स ऑल्सो एंड आप कैसे चीज़ें हैंडल करो। बिकॉज यहाँ पे एज अ रिसर्चर आपका काम रहता है क्लाइंट को मेनली कैसे हैंडल करना और क्लाइंट से कितना आप बिजनेस ले। इसमें बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं ऐसे टाइप के जॉब्स के लिए, कि सिर्फ साइंस या इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी वाले को ही क्वालिफिकेशन चांस मिलती है? भी कर सकते हैं, बट फिर बाद में आइडियली वो लोग अगर MBA के थ्रू आए तो वो बेटर है। बीकॉम में ज़्यादातर अकाउंटिंग वगैरह ज़्यादा रहता है, तो अगर एक बार MBA मार्केटिंग करने के बाद वो आए तो उन लोग को और बेटर है। ओके, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट या फाइनेंशियल सर्विस एसोसिएट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैसे कि जैसे कोई भी नया IPO आया या जो कंपनी का मर्जर होता है, वो सब चीज़ में भी अगर आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे भी करियर बना सकते हो। बट प्रोवाइडेड आप या तो कोई फाइनेंस की डिग्री ले सकते हो, जो इकोनॉमिक्स का ये है सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी में, वो इतना ये साइड फाइनेंस के साइड पे नहीं है। साइड पे नहीं है, तो आपको या तो कुछ CFA करना पड़ेगा या फिर आप MBA फाइनेंस करके भी आप वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, मतलब क्या चीज़ें मिस आउट हो जाती है? क्योंकि दोनों वैसे तो काफ़ी सिमिलर टर्म्स है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा मैथमेटिकल होता ही है, जिसमें इन्फ्लेशन डेटा मैटर करेगा, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैटर करेगा, तो ये और फाइनेंस में फ़र्क क्या है? जैसे इकोनॉमिक्स आपका टोटल ग्लोबल का सिनेरियो देख के आपको सब चीज़ पढ़ लिख के आपको वो करना पड़ता है। फाइनेंस में आपको स्पेसिफिक सेक्टर है या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसका आप पढ़ लिख के फिर आप ये करते हो, तो मतलब काफ़ी थिन लाइन है दोनों के बीच में। करेक्ट, बट इसमें अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होगा अगर कोई इकोनॉमिक्स का डिग्री करेगा। हाँ, BA इकोनॉमिक्स करते हो तो उसमें अकाउंटिंग का इतना नॉलेज नहीं होता। ये सब चीज़ें आती है, इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट के बारे में हो, या म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, वो सारी चीज़ें कवर होती है इकोनॉमिक्स के सब डिग्री में। वो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, इसके लिए आपको इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस का कोर्स करना पड़ता है। जैसे या कोई काफ़ी ये NSE में भी काफ़ी कोर्सेज चलते हैं जो 2-2 NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों में भी 3-3, 4-4 महीने के कोर्स भी होता है, जहाँ पे आपको कोर्स खत्म होने के बाद टेस्ट होता है और अगर आप वो टेस्ट में पास होते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आपका वो एक
फाइनेंशियल नॉलेज का एक सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। किसी को कुछ और पूछना है, कुछ डाउट है सैलरी के अराउंड, करियर के अराउंड, इकोनॉमिक्स के करियर के अराउंड, आर्ट्स डिग्री के अराउंड, कॉमर्स डिग्री के अराउंड, वो आप लोग हमें पूछ सकते हो अभी कि कैसे टाइप के लोग होने चाहिए जिनको ये रिसर्च की कंपनीज में ज्वाइन करना चाहिए, क्या स्किल सेट्स चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो एक गॉसिप वाली हो गई, उसके अलावा क्या। फिर दूसरा है कि आप मतलब कभी भी आप काम करने के लिए रेडी होने चाहिए। वो तो हर फील्ड में हो गया, उसके अलावा कैन यू बी स्पेसिफिक, कौन से टाइप के स्किल्स इनके अंदर होने चाहिए ताकि वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचे उस बारे में कि उनके अंदर वो स्किल सेट्स है कि नहीं। जैसे फिर थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग भी चाहिए रहता है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको क्रिएटिवली कैसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन प्लस एग्जीक्यूशन आप कैसे अच्छे से कर सकते हो। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट हमने किया था जो पूरा नॉर्थ बेल्ट में था, जो दिल्ली गुड़गांव वगैरह एरिया में था, तो जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को हायर करके इंटरव्यूज कराए थे। तो स्टूडेंट्स को भी एक एक्सपोजर मिल गया, प्लस कंपनी के साइड से कॉस्ट सेविंग हो गया। वो क्रिएटिव वे का मैं एग्जीक्यूशन में बात कर रहा था। फिर दूसरा आपको पावर पॉइंट है, फिर कैनवा है, बिकॉज अभी काफ़ी हम लोग PPTs कैनवा पे बनाते हैं, और कैनवा के टूल्स में आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। उसके अलावा और कोई टूल्स है जिसमें आप लोग यूज़ करते हो। ये है SPSS है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, जो मैं वो एक्सेल दिखा रहा था नंबर्स वाला, वो आया है SPSS से। SPSS में आपको जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो आप अगर अपलोड करते हो तो आपको वो हर एक रिस्पॉन्स का आपका एक परसेंटेज बन जाता है। ये आपने स्टार्टिंग में एक टाइपिंग के अराउंड बताया था ट्रांसक्रिप्ट का, उसका कोई AI टूल नहीं है जहाँ पे उन्होंने पूरा सुन लिया हो और ऑटोमेटिकली टाइप करके निकल जाए। जैसे अभी इंग्लिश के लिए 2-3 AI टूल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और इंडियन लैंग्वेजेस के लिए इतने अच्छे AI टूल्स हैं। इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, बट आगे जाके हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब टाइपिंग में ज़्यादा स्कोप तो नहीं है क्योंकि AI टूल वैसी काफ़ी आ गई है जो आप लोग अगर जो बोल रहे हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट वो खुद बना के सुन के बना सके। इवन आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में ऊपर एक ऑप्शन रहता है डिक्टेट, एक माइक का इमेज बना रहता है, उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑडियो अपलोड कर दो और वो खुद ट्रांसक्रिप्ट बना के देगा, या फिर अगर आपका कोई भी कॉन्वर्जेशन चालू है विद इन टीम या फिर कोई ऑनलाइन मीटिंग चालू है, वो भी वो सुन के आपको पूरा टाइप कर देता है, और उसका क्वालिटी भी अच्छा है। हाँ, ग्रामर भी अच्छा है, स्पेलिंग्स भी अच्छे होंगे, यहाँ पे सबके स्पेलिंग्स के भी बहुत वांदे हैं। तो ये लोग जो भी मतलब ऐसे टूल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आ गए हैं, इफ़ यू आर सेइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गए तो और बहुत सारे ऐसे टूल्स में आ जाएंगे, चैट GPT और उस सब में। आपने अगर सिर्फ वॉइस नोट डाल दिया, जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल रहे हो, ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगा, तो टाइपिंग का कोई फ्यूचर वैसे है नहीं। जैसे एक वेबसाइट है रिवर्स साइट करके, वो उसमें आप अपलोड कर दो, विद इन 15 मिनट आपको पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है 3 घंटे वाला इंटरव्यू। स्टार्टिंग में आपने बताया था कि 3000 या 4000 रुपीज़ मिलता है दिन का, तो वो अभी भी वो लोग वो AI टूल यूज़ नहीं करते क्या? नहीं, हम लोग अभी के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं और नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में अभी स्कोप है। हाँ, हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, फिर आसामी हो गया। हाँ, तो उसमें टाइपिंग अभी भी चालू है, जो धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 साल में वो भी बंद हो जाएगा। तो जिनको भी मराठी में टाइपिंग करने में लगता है कि स्कोप है, या हिंदी में टाइपिंग करने के में स्कोप है, वो भी स्कोप आगे जाके कम ही हो जाएगा। जब तक आप ग्रेजुएट हो जाओगे तब तक वो भी नहीं रहेगा। और कोई किसी को कुछ डाउट? हाँ, यू वर वांटेड। SPSS का जो मैं बोल रहा था, वो एक टूल होता है जिससे ये सब परसेंटेजेस आ जाते हैं हमारे ऑटोमेटिकली। तो वो टूल में आपको पूरा डेटा अपलोड करना है। बेसिकली जो इंटरव्यूज आए हैं वो हमें एक्सेल में आते हैं। मान लो कि वो वर्ड फॉर्मेट में है कि आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक द लीस्ट, वैसे वर्ड फॉर्मेट में होता है। तो
तो SPSS पे खुद नंबर में कन्वर्ट होते परसेंटेजेस में आ जाते हैं कि कितने % लोगों ने बोला है कि उसको ये चीज़ पसंद है, कितने % बोला है ये नहीं पसंद। मतलब शब्दों को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है उनका सॉफ्टवेयर इन लेमैन टर्म्स। तो वैसे भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो एक्सेल में आप लोग तो अभी बेसिक लेवल पे हो, आपको बहुत कुछ सीखना है, तब जाके ये सारे एडवांस चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे। और एक्सेल में भी काफ़ी सारे ऑटोमेशन आ गए हैं, AI ऑटोमेशन, जो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज को रिप्लेस कर देंगे। फिर जैसे एक्सेल में आप वो स्लाइसर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, जो बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं वो आप इजीली फिल्टर्स लगा सकते हो एक साथ। ये जो बड़े बड़े डेटा सेट जो है वो आते कहाँ से हैं? मैंने स्टार्टिंग के आज लेक्चर में, डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर में बताया था, आप सभी लोगों ने ईमेल आईडीज़ बनाए थे। ईमेल आईडीज़ ने सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे सोर्स कर लिए थे। तो जब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ये डेटा लेना है और उसके अराउंड एडवर्टाइजिंग का एक कैंपेन रन करना है, तो ये जो डेटा सेट बता रहे हैं ना, वो डेटा सेट वहाँ से मिलता है। वो डेटा सेट उठाया और वो हजार, मतलब लाखों में लोगों, लाखों का या करोड़ों में लोगों के ईमेल आईडीज आ जाएंगे, उनके मेल फीमेल जेंडर आ जाएंगे, एज आ जाएंगे, बर्थडे मंथ आ जाएगा, सब डिटेल्स आ जाएंगे। बट हमें जिसको टारगेट करना है वो कैसे करेंगे? वो एक्सेल के अलग अलग फॉर्मूलाज के थ्रू वो करोड़ों का डेटा, आपको स्पेसिफिक जो आंसर्स चाहिए वो आपको वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या एक्सेल के फॉर्मूलाज के थ्रू निकल जाते हैं। तो वो जो डेटा सेट के बारे में बात करें, वो डेटा सेट ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसे टाइप के भी होते हैं, या फिर जो इंटरव्यूज करके आते हैं उसको भी हम एक्सेल में फीड करके उसको भी डेटा सेट बोलते हैं। ऐसा है। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? कॉमर्स के अराउंड, आर्ट्स के अराउंड? You have only worked in research companies, right, till now? हाँ, till now only research. And you have only find colleagues who are either doing science या either they have done BA in economics या तो MBA finance करके आए हैं। नहीं, MBA मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग वाले हैं। BMS वाले नहीं कर सकते, मार्केटिंग का वाले आ सकते ना, BMS वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का एलिमेंट BMS के कोर्स में भी है। रिसर्च एज एन इंडस्ट्री सबको एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना है। और आपको वो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए रिसर्च के एस्पेक्ट पे भी। आप क्यूरियोसिटी कौन से एस्पेक्ट की, कि आपको ये बारे में पढ़ना है, इसके बारे में और डिग इन करना है, वो एंथुजियाज्म होना चाहिए पढ़ने का रिसर्च में। और वो कोई भी फील्ड में हो, ऐसा नहीं कि मैं स्पोर्ट्स ही, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मैं IPL के बारे में हर एक आर्टिकल पढ़ता हूँ, वैसा नहीं चलेगा। आपको कभी कभी फार्मा का भी प्रोजेक्ट आ सकता है, कभी कभी आपको बॉटनी या जूलॉजी या उसके अराउंड भी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं रिसर्च के। तो यू शुड बी एडजस्टेबल। आपको सिर्फ पढ़ने या नॉलेज गेन करने या क्यूरियोसिटी में इंटरेस्ट होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे काइंड ऑफ फील्ड में you can go and you can prosper or you can be successful. जैसे ये बोल रहे थे कि जिसको भी स्पोर्ट्स में जाने इंटरेस्ट है उधर भी आप जा सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स के भी स्पेसिफिक रिसर्च कंपनीज होते हैं, बट उसमें आपको पहले बेसिक रिसर्च नॉलेज के लिए आपको 2-3 साल तो एक एजेंसी में काम करना होगा। एजेंसी मतलब वो एजेंसी वैसी रहती है जहाँ पे सब चीज़ करनी होती है, सब चीज़ करनी पड़ती है, सब टाइप के अलग अलग रिसर्च करने रहते हैं। उसके बाद आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। अभी मेरे पास ही ऐसे थोड़े प्रोजेक्ट्स है उसका मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके लिए पढ़ता हूँ, मैं उसके लिए गूगल से लेके बुक्स वगैरह सब पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं वो प्रोजेक्ट में जाता हूँ। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट मेरा चालू है, वो इंजन ऑयल के ऊपर है। इंजन ऑयल में किसी का ध्यान नहीं रहता, बट उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो मुझे उसका डिटेल्स हर डिटेल पढ़नी पड़ती है। तो आपको रेडी होना चाहिए नए नए चीज़ें पढ़ने, और उसमें आपका ग्रोथ होगा। इसमें टॉप पोस्ट में क्या सैलरी मिलती है आफ्टर, चलो 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, अगर मैं रिसर्च कंपनी में काम करता हूँ तो क्या सैलरी रहती है? देखो अभी कैसा है कि आफ्टर 8-10 ईयर्स अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सटेंसिवली कर रहे हो, जो गॉसिप वाला रिसर्च अगर मैं बोलूँ, तो आप अलग से एज फ्रीलांस मॉडरेटर भी बन सकते हो, जहाँ पे पर आवर आप 5,000 डिमांड कर सकते हो, और Okay. देती है। Okay. पर वो 8-10 साल के बाद आता है। या फिर अगर आप कोई एजेंसी में रहना चाहते हो
तो आपको 3-3.5 लाख तक भी आप जा सकते हो पर मंथ वाइज, ठीक है. पर वो काफ़ी टाइम के बाद आता है. Okay, so since we don't have any more questions, I guess we will end this session. And if you have any doubts, if you want to ask us in person, करियर के अराउंड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के अराउंड, आप मुझे भी पूछ सकते हो, विजय को भी पूछ सकते हो कभी भी. यू जस्ट हैव टू लेट मी नो, आई गेट यू कनेक्टेड विद विजय ऑल्सो, और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. वी विल हैव लंच एंड पोस्ट लंच हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट बैंक से जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काम कर रहे हैं वो आएंगे बात करने, और हम उनके बारे में समझेंगे, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में समझेंगे, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस है. सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इन जनरल पूरे इंडिया में अभी के टाइम पे, वो एक बैंकिंग ही है. नंबर 1 पे बैंकिंग, फिर म्यूचुअल फंड आ गया और इंश्योरेंस आ गया. इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज. ये सारे सेगमेंट्स बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है. अंडर पेनिट्रेटेड मतलब बहुत कम लोग यूज़ है और बहुत कम कस्टमर्स है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के साइज़ के हिसाब से. तो जो स्कोप और जो करियर ग्रोथ है वो ये फील्ड में जितना मुझे नॉलेज है वो इसी में है. तो किसी को ये फील्ड के बारे में जानना है, 2 बजे एक पर्सनल आ रहे हैं, अच्छे सीनियर मैनेजर है, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये सब भी जानेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या सैलरी पैकेजेस मिलते हैं. ठीक है, थैंक यू.